तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह घटना एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारे गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वह रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते और दिन ढलते ही गांव गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या छाछ भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगे नल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकालकर पी लेते थे। वैसे वो ठंडी के दिनों में पानी भी ले जाते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाता है, इसलिए वह पानी अपने साथ नहीं ले जाते थे। बोर होने पर वह पुराने गाने गुनगुनाया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इसमें बहुत खुश थे। एक बार की बात है जब त्रिभुवन काका बीमार हो जाते हैं और उनकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम उन्हें नहीं हो रहा था। और उधर गायों का भी बुरा हाल था। गायों का बुरा हाल इसलिए था क्योंकि उनको गांव में तालाब के किनारे घूम घूम के चरने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा लेती थी। त्रिभुवन काका की पत्नी उनको खाने को दे देती थी, लेकिन वह वो खाना को देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हो। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उनको घुमाने के लिए ले जा सके, इसलिए उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम रोशन था। वह 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी तो उन्हें इस सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर वह गबरू जवान बन गया था और उसे देखकर कोई भी 18 साल का नहीं कह सकता था। उस लड़के ने त्रिभुवन काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता था और पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ाई भी किया करता था। त्रिभुवन काका बड़े खुश थे। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया। कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने सारा पानी जमीन पे गिरा दिया। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। अब वह झट से कुएं से पानी निकाल के पी लेगा। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि गर्मी के कारण कुएं का पानी काफी नीचे जा चुका है। उसने एक छोटी बाल्टी, जिससे वह हमेशा साथ में रखता था, उसे अपने धोती से बांध कर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया और पसीना पसीने से पूरी तरह भीग गया था। वह हार कर पेड़ की ओत लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छमछम की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया कि जंगल में दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछी, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगह पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाकर और कुएं में झुक गई और राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की ने अपने हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई और पानी निकाल लिया और राकेश की तरफ बढ़ गई। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा लिया। किशोरी ने अपने अंजुली का जल राकेश की अंजुली में उड़ेलना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। वह अलग बात थी कि अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक देखे जा रहा था। न तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा है और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ ना में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया।
वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक वहां से उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन उसकी चाल में अब बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थी। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगा था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहा था। वह खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया है, क्यों उसकी भूख, उसका चैन और उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनकता है और वह देखता है कि वही लड़की उसके कमरे में आ जाती। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आती है तब तक वह बेहोश हो चुका होता है। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं और भी जतन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। तब अब 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्यचकित की बात यह थी कि यह हंसी राकेश की नहीं थी, किसी लड़की की थी। तब अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही राम खेलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा उन्हें समझा दिया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। ओझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काट दिया। राम खेलावन ने कहा कि ये चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इससे हम अकेले नहीं निपट सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ में लो, ताकि वहां पे सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जब जाप करेंगे और कुछ लोग घंटी बजाएंगे, कुछ लोग शंख बजाएंगे, तो शायद थोड़ा डर हमारा कम होगा और हम इससे लिपट पाएंगे। वह चुड़ैल हमारे सामने तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोएगी, कभी मायूसी दिखाएगी, कभी हमें सबको डराएगी, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे करते रहना है, डरना नहीं। सब साथ में रहेंगे तो उससे लड़ सकेंगे और हमको डर भी नहीं लगेगा। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, सब डर रहे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। साथ ही सब कुछ लोग घंटी बजा रहे थे, कुछ लोग शंख बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाजें सुनकर अगल बगल के गांव वाले भी वहां पे पहुंच गए और वे भी उस गुट में शामिल होकर उनके साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। इधर ओझा भी अपने मंत्र बोलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता है, वैसे ही चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराने लगती है। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी वह छत पर उल्टी लटक जाती और कभी कभी वह छत पर उल्टा चलने लगती थी। तो कभी कभी किसी भीड़ में किसी एक के पास तेजी से बढ़ती उसको डराने के, लेकिन वह किसी को छू नहीं पा रही थी। 5 घंटे तक का यह कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे। तभी ओझा की नजर वहां गिरे गुलाब के फूलों पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। जैसे ही ओझा फूल उठाने की कोशिश कर रहा था, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और भयानक रूप लेकर तेजी से उसके पास झपटी, लेकिन तब तक ओझा ने फूल उठा लिया और आग में डाल दिया। आग में फूल डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी लड़की के रूप में आई। तब उसे शक हो गया। मैंने उसको उसका नाम पूछा, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरे उंगली में चुबा दिया और जैसे ही इसमें से खून निकला, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका ने भी उस जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। इस घटना के बाद बहुत कुछ दिनों तक इस बात का पूरे गांव में जिक्र हो रहा था।